बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानब से प्यार भरा सलाम। आज मंगल का दिन है और आज के दिन चीज़ें काफ़ी स्टेबल ऑन हो जाती है जब आप काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं या आप काम पर आते हैं और फिर हम कुछ लोगों को काम से खींच कर लेकर आते हैं, जिसमें मैं बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करूँगा। रेहानुद्दीन इलाहाबादी जो कि सिवर ऑफ पाकिस्तान और मारवी कंस्ट्रक्शन के CEO हैं और इनको भी हम अर्जेंट बेसिस पर बुलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। रात को बेचारे बिजी थे, कहीं पे मुझे फील हो रहा था आपकी बातों से कि आप कहीं बिजी हैं, लेकिन फिर भी बेचारे ने बात की। थैंक यू एंड लव यू रेहान भाई। इसी के साथ डॉक्टर तारिक जो कि किसी तारीफ के मोहताज नहीं है और जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, स्किन एक्जीमा है या स्किन एलर्जीज है, तो हम डॉक्टर तारिक से बात करते हैं। और आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी क्योंकि हमने पिछले मुसलसल 3-4 प्रोग्राम में एक्जीमा के ऊपर बात की, स्किन एलर्जी पर बात की। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह का करम, आप ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज एक सेमिनार छोड़कर आए हैं शायद, कुछ ऐसा हमारे बात होती है कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ग्लोबल चैलेंज है। यूएन इसके बारे में रेड अलर्ट जारी कर चुका है, उसके ऊपर एक सेमिनार हो रहा है यूएन की तरफ से, तो मैं उसको तकरीबन आधा अटेंड करके बाकी आपकी यही बात होती है क्योंकि बाकी रेड हम यहाँ कर देते हैं, चीज़ें हमें क्लियर करनी होती है। अच्छा जी, कराची यूनिवर्सिटी फार्म डी के फाइनल ईयर की कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहले हमें ज्वाइन किया मुक़द्दस ने, अस्सलाम वालेकुम, और दूसरे नंबर पर सानिया फातिमा, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले रेहान भाई आपसे बात होगी। कल एक हमने नया कदम उठाया और जिस पर काफ़ी आप वाली बात जो आपने लास्ट प्रोग्राम में की थी तरक्की के हवाले से, और कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि आपका जितना भी मरियम नवाज साहिबा के जितने कहते हैं ना कि दस्तरस में जितने इलाके आते हैं जिसमें इस्लामाबाद को स्पेशली उन्होंने बहुत केटर किया, तो उसके अलावा आप कराची के अंदर भी हमारी शालीमार ट्रेन का कल इफ्तिताह हुआ, वज़ीर आज़म साहब आए और कराची कैंट स्टेशन को भी बड़ा अच्छा मॉडिफाइड किया गया। क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये तो मैं आपको पिछले प्रोग्रामों में बता चुका हूँ कि 2028 पाकिस्तान के लिए एक खूबसूरत मुल्क होगा इंशाअल्लाह। चाहे वो किसी भी सियासी अवजार से बनाया जाए, अगर आर्मी इसमें पूरा किरदार अदा करेगी। और आज भी जो जितने भी प्रोजेक्ट हो रहे हैं, शायद आवाम ये समझती हो कि ये सियासी लोग हैं, मगर सियासी लोगों के सरों पे जो लोग बैठे हैं, ये उनकी बलबूते पे ही हमारे शहर कराची में भी काम शुरू हो गया और पूरे पंजाब में जो काम हुआ है तो वो इसी बुनियाद पर हुआ है। ये इनकी कोई ख़ास कोई खामी नहीं है इसके अंदर, इनकी तो खामियां ही खामियां थी, मगर काम किसके बेस पे हो रहा है इस टाइम? आर्मी के बेस पे। और इंशाल्लाह ये काम होता रहेगा। या अब ये प्रोजेक्ट बना तो है, मगर हमारी आवाम को चाहिए कि इसको उसी तरीके से इस्तेमाल करे जिस तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए पहले भी पिछली गवर्नमेंट में भी ऐसा हुआ था, इमरान खान से पहले की गवर्नमेंट में काफ़ी ट्रेनों को रेनोवेट किया गया था, मगर आवाम जो है हमारी आवाम भी बहुत गंदी है। आवाम को चाहिए कि वो उसकी हिफाजत करे। और अच्छा रेहान भाई, एक बात फिर हम डॉक्टर तारिक की तरफ आते हैं। मुझे ये बताएं कि पाक आर्मी क्या खाती है भाई कि पाक फिजाइया का एयर शो में होना और इंडियन तैयारों का पेट्रोल ही लीक हो गया। आप मुझे ये बताएं कि क्या खाते हैं हमारे? जो आप खाते हैं वही हम खाते हैं, ठीक है, वही सब कुछ खाते हैं लोग, कोई नया नहीं खाते। ये जज्बा मुल्क है, बिल्कुल, इसकी वजह से ये सब कुछ होता है। और हमारी आवाम को भी बार बार, मैं ये दूसरे प्रोग्राम पीछे अभी परसों भी मैं बैठा था एक प्रोग्राम में, तो मैं भी वहाँ भी ये कहा था, मेरी तमाम स्टूडेंट्स हैं जितने भी और जितने मेरे दोस्त थे, मेरे भाई हैं और मेरे मुल्क के शहरी हैं, उनको गुजारिश करके कहता हूँ कि कोई भी पोस्ट आर्मी के हवाले से हो या फोर्टिसेस हो वो शेयर ना कीजिए करें। इसलिए इससे पाकिस्तान की जो प्राइवेसी होती है वो आप दूसरे मुल्क के हवाले कर देते हैं, वो उसको इस्तेमाल करके हमसे लड़ते हैं। लेकिन नहीं रेहान भाई, इस पे मेरी हंसी निकल गई थी कि जो वो डब्बे रख के ऑयल को बंद कर रहे थे, तो मैंने कहा क्या खाते हैं। देखिए, पाकिस्तान आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। अभी तो पाक एयरफोर्स वहां पे मिल के 193 मुल्क भी अगर चाहे ना तो पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। पाक आर्मी पे हमें पूरा एतमाद है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमारे मुल्क की खारखा है। वो कहते हैं ना कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह आंख बंद करके एतबार है पाक आर्मी, पाक बैरियर, पाक एयरफोर्स पर। डॉक्टर तारिक आपकी तरफ आते हैं। अब बहुत ज्यादा गले में पीसेस ऋषि के एक तो फंस रहे हैं और सेकंड चेस्ट बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो रहा है क्योंकि एकदम से सुबह में लोग निकल रहे हैं तो बहुत एक ब्रीजिंग सा मौसम है आपका, थोड़ी सी ठंड है, कहीं पर नहीं है, कहीं पर ठंडी हवा चल रही है और इसी तरीके से दिन में दबा कड़ाके की गर्मी पड़ी है। तो इस जो मिले जुले मौसम में किस तरीके से प्रिवेंट किया जाए खुद को? देखिए, सबसे पहले तो आप एक चीज़ पे गौर करेंगे, इस वक्त कराची के एयर क्वालिटी इंडेक्स किस जगह पर है और उसमें हमारा कितना हाथ है।
सबसे ज़्यादा हम एक्सपोज एयर से ही हो रहे होते हैं, सांस लेना, हर बंदे ने लेना। तो अब जगह जगह जाते हैं, कराची में ट्रैवल करते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में, तो हर जगह एयर पोल्यूशन इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अभी पिछले दिनों मेरा एक प्रोग्राम था मेरिट में, इसी हवाले से एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर ही प्रोग्राम किया था, और अस्थमा चेस्ट सोसाइटी ने किया था। चेस्ट सोसाइटी से मतलब जो लंग्स की डिजीजेज होती हैं उसको एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा मॉनिटर करता है, मतलब उस पर असर करता है, खासतौर पर चेस्ट की डिजीज़ के हवाले से। तो उसमें सबसे ज़्यादा ब्रीदिंग प्रॉब्लम एस्थमेटिक पेशेंट्स को होती है इस सीज़न के अंदर। अब एक तो सीज़न इतना चेंज हुआ एकदम से, आपको पता है कल सुबह एक चैनल पे प्रोग्राम में बात कर रहे थे, पंजाब के हवाले से कॉल आई थी, तो कहने लगे भाई यहाँ पे हमारे यहाँ सुबह जनवरी होता है, दोपहर में जून होता है, शाम में फिर दिसंबर शुरू हो जाता है। ऐसे ही है। तो ये हर कराची में खासतौर पे ये एप्लीकेबल है। तो अब ये जो चेंजिंग आती है, वेरिएशन इतनी ज़्यादा आ रही है वेदर के अंदर, और एक ही दिन के अंदर आती है, उसका इफेक्ट हमारे गले पे सबसे पहले होता है, क्योंकि हम सांस लेते तो ये सीधा गले से होता हुआ सांस अंदर जाता है। तो उसमें जितने जरासीम वगैरह जितनी पोल्यूशन होती है हमारे यहाँ पर स्टक हो जाती है। अब उस स्टक में सबसे ज़्यादा वायरसेस होते हैं, और वायरसेस में इस मौसम में एच इन्फ्लुएंजा बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही है। और वायरस की दवा कोई नहीं है। अगर हम इसको टोटली अवॉइड करें कि हम मास्क पहन लें तो पोल्यूशन से भी बचेंगे, वायरसेस से भी बचेंगे, बहुत सी दूसरी बीमारियों से भी बचेंगे। मगर अगर आपको ऊपर अटैक हो जाता है तो सिंपली हम इसको कोशिश करते हैं कि बच्चों और बड़ों में एक वैक्सीन आती है जिसको हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन कहते हैं। अब अगर उसको लगा लिया जाए तो बूढ़े भी बच जाते हैं इस चीज़ से, बार बार नज़ला जुकाम, गले की खराश से। वो ईयर में एक दफ़ा जो लगती है वो वाली हाँ, वैक्सीन नहीं फ्लोरिक्स आती है, अब खैर नई भी आ गई हैं, बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन अब वैक्सीनेशन करवाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इलाज के। अगर आप वैक्सीनेटेड होते हैं तो आप यूँ समझ लें उस बीमारी से मतलब वास्ता ही नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन हमारे पाकिस्तान में तो कहते हैं ना आपने वैक्सीनेशन करवा ली, लेकिन जब उससे ट्रिपल डिग्री मास्टर करके बस फिर वैक्सीन 2 नंबर और जी मुकद्दस की तरफ आते हैं। मुकद्दस ये बताइएगा कि कूल पैड क्या है? ये कूल पॉड है कॉल सॉरी हाँ कूल पॉड है जो इनोवेटिव मेडिकल डिवाइस है, सेल्फ कूलिंग है, जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है। ठीक है, इसके अंदर ये हम लोगों ने बेसिकली डिजाइन, पर्पस क्या है इसको डिजाइन करने का, इसके पीछे की स्टोरी क्या थी? ये जो लो टेम्परेचर मेडिसिन होती हैं जो लो टेम्परेचर पर सेव की जाती हैं उनके लिए हमने डिज़ाइन किया है जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है। जैसे कि कुछ एरियाज हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो वहाँ पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं इजीली। ठीक है, और बहुत मतलब पाकिस्तान में आपको पता है जो एक दवाई के ऊपर लिखा हो तो इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे की तरफ रखें, यानी इसको रेफ्रिजरेट करें, तो उसको आप इससे जो आपका कूल पॉट है उसके अंदर आप रखते हैं तो दवाइयाँ स्टोर कर सकते हैं। जैसे वैक्सीन हो गई, बायोलॉजिकल्स हो गए, और जैसे इंसुलिन हो गई, तो इस तरह हम अपनी मेडिसिन को सेव करके इफेक्टिव रख सकते हैं, उसकी सेफ्टी को महफूज कर सकते हैं अपनी मेडिसिन की। अच्छा सानिया, आपसे मेरा सवाल है कि दुनिया मतलब मार्केट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं जिसमें आप दवाइयों को सेव कर सकते हैं, तो आप लोगों ने जो ये कूलिंग की डिवाइस बनाई है इसका पर्पस क्या है? मतलब ये क्यों डिफरेंट है दूसरों से? जी बिल्कुल, मार्केट में डिफरेंट टाइप के कूलिंग एड्स मौजूद हैं जो कि मेडिसिन को कूल करने के लिए यूज़ हो रहे होते हैं। हमने मार्केट सर्वे किया और फिर ये हमें पता चला कि जितने भी कूलिंग एड्स हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिक सप्लाई या बैटरी बैकअप के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। बट जो ये हमने कूलिंग पॉट डिज़ाइन किया है वो टोटली केमिकल रिएक्शन बेस है, यानी इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी बैटरी बैकअप नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं है। किसी भी ऐसे एरिया में आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेडिसिन या वैक्सीन्स को या इंसुलिन को स्टोर करने के लिए जहाँ पर आपके पास कोई इलेक्ट्रिक सप्लाई मौजूद नहीं होगी। अच्छा, एक थोड़ा सा बचकाना सवाल है लेकिन लोगों की आसानी के लिए, इसको बर्फ डाल के रखा जाता है, इसको किस तरीके से कि वो कूलिंग करेगा, सोलर से चलता है, ह्यूमन बॉडी की जो रेजिस्टेंस है उससे वो काम कर रहा होता है, थोड़ा सा ये बताइएगा। और ये एक दफ़ा यूज़ होता है या रीयूजेबल है? अच्छा, जो कूल पॉट हमने डिज़ाइन किया वो केमिकल रिएक्शन की बेसिस पे है, यानी जो अभी डिज़ाइन हम बताएंगे लाइक 2 कंपार्टमेंट्स हैं उसके, और जो लोअर कंपार्टमेंट है उसके अंदर हम कूलिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं जो कि सिंपल वाटर के साथ रिएक्ट करके कूलिंग इफेक्ट जनरेट करेगा जो कि एटलीस्ट 7 to 8 डिग्री तक टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगा, जो कि इंसुलिन और जो वैक्सीन होती हैं उनकी स्टोरेज के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है। पाकिस्तान में कूल स्टोरेज के ऊपर बहुत कम काम किया जाता है, लोग इसको बहुत निगलेक्ट करते हैं कि कूल टेम्परेचर पे रखना इतना ज़रूरी नहीं है। वो समझते हैं कि शायद दवाई ख़राब नहीं होगी, लेकिन असल में दवाई ख़राब हो जाती है जिसका असर नहीं हो रहा होता फिर बाद में। इसलिए हमने ये डिज़ाइन किया है। इसके साथ साथ हमने वैक्सीन्स को टारगेट किया है, जैसे कि पोलियो एरेडिकेशन, वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, उसके अंदर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है।
ये सिंगल टाइम यूज है या अच्छा नहीं, ये सिंगल टाइम यूज नहीं, ये रीयूजेबल है। यानी कि आपने एक टाइम पे इसको यूज किया 7 to 8 आवर्स तक ये आपकी जो डिवाइस है वो ठंडी रहेगी, दवाइयों को ठंडा रखेगी, उसके बाद आप उसको रीयूज कर सकते हैं, यानी उसके केमिकल को डिस्कार्ड करके आप दोबारा से केमिकल बनाकर आप उसको, और ये मार्केट में अवेलेबल है तो किस प्राइस पे अवेलेबल है? अच्छा, मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो अराउंड 30, 40 और 20,000 की रेंज में है, बट अभी क्योंकि ये प्रोटोटाइप की फॉर्म में है तो हम इसकी प्राइस अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी इसको फिनिश प्रोडक्ट में पहले कन्वर्ट करेंगे, देन वी विल डिस्क्लोज इट्स प्राइस। तो अगर ये मार्केट में अवेलेबल है, आप प्राइस डिस्क्लोज नहीं कर रहे, केमिकल डिस्क्लोज नहीं कर रहे, तो वो मार्केट में कैसे अवेलेबल है? अच्छा, मार्केट में जो हमने सर्वे किया हुआ है, ऑब्वियसली मार्केटिंग का पहले सर्वे किया था, फिर इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट किया था, तो जो अभी तक हमें प्रोटोटाइप पे जो कॉस्ट लगी है वो मार्केट की जो कॉस्ट है ना उससे ऑलमोस्ट हाफ है। जबरदस्त। अच्छा, आप लोगों के लिए एक मैसेज आया है, वो ये कहा गया है कि अब तो हर हॉस्पिटल में फार्म डी को मस्ट कर दिया गया है, क्योंकि आपका डॉक्टर सिर्फ आपको चेक करता है पोटेंसी कौन सी होनी चाहिए, मिकदार दवाई की कितनी होनी चाहिए और किस किस टाइम पे आपको दवाई का इस्तेमाल करना, ये फार्म डी वाले बताते हैं। इज दिस ट्रू? जी ऐसा ही है। जी, तो फार्म डी तो फिर वो कहते हैं ना कि डॉक्टर के बाद अब आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अच्छा, एक चीज़ अवेयरनेस पाकिस्तान के अंदर बहुत देर से आई है, जो कि जब मुझे पता चला तो मैंने थोड़ी सी डॉक्टर साहब इनके बारे में रिसर्च की कि पाकिस्तान के अंदर अभी ये इंट्रोड्यूस हो रहा है कि ये बच्चे बच्चियां जो पढ़ रहे हैं फार्म डी, इनको नेक्स्ट टू डॉक्टर माना जाता है, कि डॉक्टर अपनी इन्वेस्टिगेशन कर कर चला जाता है, उसके बाद फिर ये दवाई को प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन मुल्क दुनिया में तो ये चीज़ें बहुत पुरानी चली, तो पाकिस्तान में इतनी देर से क्यों आती चीज़ें, हालांकि इतने होनहार बच्ची हैं माशाल्लाह। देखिए, हम हमेशा लेट होते हैं, हर मामले में लेट होते हैं, एआई में भी हम लोग लेट हैं, लेकिन फार्म डी देखें, एक दुनिया में एक मेडिकल प्रोफेशन का एक प्रोटोकॉल है, एसओपीज हैं, उस एसओपीज को यहाँ फॉलो नहीं किया जाता। दिस इज द सिंपल आंसर। अब एसओपीज से अगर देखा जाए तो आपको किसी फार्मेसी पे मेडिसिन मिल ही नहीं सकती विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो ये दुनिया में एसओपीज हमारे यहाँ नहीं है, तो फार्म डी भी इसी वजह से लेट है कि हम लोग कहते चल रहा है काम, चल लेते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता हम लोग दुनिया की जो एसओपीज हैं उसको फॉलो करते जा रहे हैं। इंशाल्लाह पाकिस्तान में वो दिन भी आएगा विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपको मेडिसिन नहीं मिलेंगे। और यही चीज़ इसका विक्टिम मैं खुद में, दोस्तों, जो मुझे पहली दफ़ा डेंगू हुआ था तो मैंने, रेहान भाई वो नहीं बच्चों का सिरप आता कैलपॉल, अच्छा मुझे किसी ने कहा कि आधी बॉटल पियो तो बुखार खत्म हो जाएगा। अच्छा मैंने आधी बॉटल पी, अच्छा मेरे कुछ 2 प्रोजेक्ट्स थे बैक टू बैक, तो उसके ऊपर मैंने एक दिन में 1 बॉटल भी पिया। उसके बाद जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा, आईसीयू पहुंचा था, क्योंकि प्लेटलेट जो है वो 18,000 पर आ चुके थे मेरे। तो मसला ये है कि फार्म डी वाले से जो है रब्ता करें। ब्रेक के बाद हमें फातिमा और वफा ज्वाइन करेंगे। थैंक्स टू सानिया एंड मुकद्दस, आप दोनों ने ज्वाइन इन किया। मिलते हैं ब्रेक के बाद, देखते रहिए मुस्कुराती स्वभावित ज़ीशान नज़र। नाउ वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ अब दोबारा रेहान भाई आपकी तरफ आते हैं। तरक्की का सफ़र जो हमने स्टार्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इसी तरीके से पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए। एक सवाल आपसे, आउट ऑफ द ट्रेंड, और मैं आपसे हमेशा आपको पता के सवाल करता हूँ, वैसे मुझे तो आज उम्मीद ही नहीं थी मैं शो करूँगा, मैंने रात को ही बात बताई थी आपको, तो मुझे वैसे उम्मीद नहीं थी कि आज मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा अच्छा, होता है। मैं सोच रहा हूं कि भेज भी दूं ना, किसी के फोन करने से आपकी इज्जत खत्म नहीं होगी। ये तो बड़े बूढ़े क्या करते थे, ऑनलाइन कहना अच्छा मुनासिब नहीं है कि वो भौंक रहे होते हैं, भौंकने दें अपने काफिले। नहीं, मैं वैसे सोच रहा रेहान भाई एक सवाल, देखिए आप मेरे भाई हैं और आप बेहतरीन रहनुमा इस मामले में ना, प्रोग्राम भेजना चाहिए या जले पर नमक दिया? नहीं, बिल्कुल प्रोग्राम को भेजना चाहिए, और मेरी जहां तक कोशिश होगी, जहां तक मेरी पहुंच होगी, मैं वहां तक आपके साथ हूं इंशाल्लाह। नहीं, आप साथ कल रात को असल बात वजह क्या, राइट पर मैं साथ हूँ। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे जिनकी एक्टिविटीज सही नहीं है, मगर अगर वो राइट पे होते हैं तो मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। जहाँ राइट नहीं होते तो मैं उन्हें कहता हूँ कि तुम यार राइट नहीं हो, यहाँ पर जिसको भुगतना होगा आपको। तो आप बिल्कुल राइट पर हैं और ये मैं आपके साथ हूँ। ऐसे छोटे मोटे लोग आपको इधर से उधर मूव करने की कोशिश कर सकते हैं, ऐसे ही है। कोशिश हर इंसान करता है ना, अपनी जगह बनाने के लिए कोशिश जरूर करता है, मगर अल्लाह तबारक व तआला भी बैठा है, आपका भी अल्लाह है, ऐसे ही है, सिर्फ मेरा ही नहीं आपका भी है। वही 70 माओं से ज्यादा प्यार जितना आपसे करता होता मुझसे करता है रेहान भाई। और दूसरी चीज ये है कि रेहान भाई से ये पूछिएगा कि डॉलर कब कम हो रहा है? हाय, क्यों डॉलर से किसने सवाल किया? ये इस सवाल किस शख्स ने किया है? ये फाहद ने कहा है कि हम बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरक्की की तरफ जा रहे हैं, लेकिन
डॉलर के रेट्स नीचे नहीं आ रहे। वैसे मैंने कल रेहान भाई पूरा सर्वे पढ़ा, देखिए उसमें वाकई में पिछले दफा जो डॉलर के रेट थे उससे तो बहुत ज्यादा कमी हुआ है। आ चुकी है। अब आप कहें कि हाथ पे सर को सजाना है तो ऐसा होगा नहीं, थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा लेकिन कम हर चीज होगा। को मैनेज होने के लिए। जो पिछली गवर्नमेंट 804 करके गई है उसका जो खमियादा हम भुगत रहे हैं वो आज तक हम भुगत ही रहे हैं। खाली हम आवाम ही नहीं भुगत रही, हुक्मरान भी भुगत रहे हैं और जितने भी इदारे के लोग हैं वो भी इस बात को भुगत रहे हैं। नहीं, तो लेकिन अब वो बेहतरी काफी आई है, हम आहिस्ता आहिस्ता ही हम अच्छाई की तरफ जाएंगे। तो थोड़ा सा आप भी हौसला रखें, इंशाअल्लाह मुल्क सलामत है और सलामत रहेगा और बहुत मजबूत हाथों में है मुल्क। ये बात मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि मुल्क इस टाइम आपका बहुत मजबूत हाथों में है, इसको कुछ नहीं होगा। जबरदस्त। डॉक्टर साहब आपके लिए सवाल आया है कि ये बताएं कि अगर सीने पे जो खिंचाव या तनाव बन जाता है या सीने पे बलगम जम जाता है तो उस पे जो है वो स्टीम लेना बेहतर है या नहीं? देखें, ये सीने पे बलगम जमना ये एक तरीके की मिथ बनी होती है। उमूमन क्या होता है कि हमें कंजेशन हो जाती है, इसको हम आमतौर पे ब्रोंकाइटिस कहते हैं और ब्रोंकाइटिस की कई किस्में होती हैं। एक क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस होता है और वो उमूमन सिगरेट पीने वालों में ज़्यादा होता है। अब जो सिगरेट पीने वाले होते हैं उनके जो सिक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं लंग्स के अंदर, उनके अंदर मुस्तकिल स्पूटम आ रहा होता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोन हो चुके होते हैं। उन्होंने सिगरेट पी पी के अपने आप को इतना ज़्यादा ख़त्म कर लिया होता है कि उनके सीने में बलगम 24 घंटे रहता है। सही है, उसको हम स्मोकर्स कप भी कहते हैं, वो खांसते ही रहते हैं। ठीक है। अब अगर हम उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ मिलती है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस भी जिसको हो जाता है या इससे आगे एक स्टेज आता है ब्रोंकाइटिस, जब वो होता है तो बलगम आना ही आना है। अब वो हमारे पेशेंट ये कहते हैं कि बस वो बलगम सुखाने की, जलाने की, निकालने की को हमें दवा दे दें। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर दोज पेशेंट्स। ठीक है, ठीक है। तो उसके लिए स्टीम, वैसे आपको अगर ब्रीदिंग के अंदर कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है खासतौर पर बलगम की वजह से, जिसको म्यूकस हम कहते हैं, उसके लिए हम स्टीम इनहेलेशन को प्रमोट करते हैं कि थोड़ी बहुत आप उसको ले लीजिए और नेबुलाइज कर। अब वो बच्चों के लिए भी बेहतर है जो छोटे होते हैं, उनको भी स्टीम छोटे देनी बच्चों चाहिए। के अंदर तो स्टीम से बेहतर ये होता है कि हम लोग उनको एक एटम हमारे पास आता है एक नेबुलाइज करने के लिए, हाँ नेबुलाइज करने के लिए उमूमन वो दे देते हैं तो उससे बड़ा रिलैक्स मिल जाता है। ठीक है जी। अब हमें फातिमा ने ज्वाइन किया। फातिमा आपको खुशामदीद कहेंगे और वफा आपको खुशामदीद कहेंगे। फातिमा सबसे पहले तो मुझे ये जो आपने कूल पॉट बनाया है ये मैं क्या चाहूँगा जुबैर भाई इसको ज़रा फोकस प्लीज़ करें और मुझे ये बताइएगा कि इसमें आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की हैं, ये क्या इसमें यूज़ होता है? अच्छा, हमारा ये कूल पॉड है, हमने इसको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि इसके अंदर हमने टोटल 2 कंपार्टमेंट्स बनाए हैं। एक लोअर कंपार्टमेंट है और एक अपर कंपार्टमेंट है। लोअर कंपार्टमेंट के अंदर हमने एक ओपनिंग को रखा है कि जिसके ज़रिए से हम अपना कूलिंग एजेंट और वाटर को इंसर्ट करेंगे। तो लोअर कंपार्टमेंट बेसिकली हमारे पास केमिकल रिएक्शन के लिए हमने आइसोलेटेड रखा है। इसके बाद इस कंपार्टमेंट के ऊपर आता है एक अपर कंपार्टमेंट। उस कंपार्टमेंट के अंदर हम अपनी वाइल्स को रखेंगे और जो भी बायोलॉजिकल्स हैं जिनको कूलिंग टेम्परेचर, अगर ये गिरेगा नहीं तो थोड़ा सा इसको टेढ़ा करके दिखाएगा ताकि कैमरा जो है इसको प्रॉपर्ली फोकस कर सके। ये अभी प्रोटोटाइप है तो इसके अंदर हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वाइल्स रखी हुई हैं। तो जब कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा तो वो लोअर कंपार्टमेंट से अपर कंपार्टमेंट में इन वाइल्स तक जाएगा और एक कूलिंग टेम्परेचर जनरेट करेगा, जिसकी वजह से वाइल्स को जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए होता है कि जिस पे वो ऑप्टिमम रहती हैं और अपना इफेक्ट मेंटेन रखती हैं, वो उनको प्रोवाइड किया जाएगा। इन दोनों के दरमियान, इन दोनों कंपार्टमेंट्स के दरमियान एक मेटालिक प्लेट जनरेट की गई है जो कि कूलिंग इफेक्ट को कंडक्ट करने में मदद करेगी। साथ ही साथ इन दोनों कंपार्टमेंट्स को सेपरेट भी करेगी ताकि कूलिंग एजेंट जो है वो इनकॉपरेट ना हो सके। दूसरी बात यह है कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं कि सामने यहाँ पर एक थर्मोमीटर रखा गया है। ये थर्मोमीटर हमें टेम्परेचर बताएगा जो कि अभी इस कूल पॉट के अंदर मौजूद होगा। जब आप कूलिंग एजेंट एंटर करेंगे तो कंडक्टेंस की वजह से ये थर्मामीटर हमने मेटालिक प्लेट से जनरेट किया हुआ है, उसके ऊपर रखा हुआ है। तो जब कूलिंग प्लेट पे जो भी टेम्परेचर होगा, जो भी इस कूल पॉट में टेम्परेचर होगा, वो आप इस थर्मामीटर के थ्रू इजीली देख सकते हैं और आपको इस थर्मामीटर से इजीली पता चल जाएगा कि कब आपको अपना कूलिंग एजेंट इंसर्ट करना है और कब दोबारा से इसको रीस्टार्ट करना है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो ये एजेंट है, ठीक है, ये आपने एक कड़ाके वाली जब गर्मी होती है, जब 40 to 45 डिग्री पड़ रहा होता है कराची में, तो उस पे भी ये उतना ही इफेक्ट करता है? जी, एक्चुअली हमने इसको डिफरेंट जगहों पे सर्वे करने के बाद ही हमने जो है इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया है। तो आगे फर्दर आपको सेगमेंट में पता चलेगा, लेकिन हमने इसको जो है ना डिफरेंट रिसर्च करने के बाद इसको बनाया है और हमने इस पर डिमॉन्स्ट्रेशन भी किया है फर्दर मरतबा। तो हमें टेम्परेचर जो है वो गिरता हुआ दिखा था और हमने देखा है कि ये ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका मेंटेन रह रहा है, इस वजह से हमने इसको जो है वो WPD में रिप्रेजेंट किया था। जबरदस्त। वफा, आपसे सवाल है कि
ये प्रोटोटाइप है अभी आपने कहा, तो इसको मार्केट में आने में कितना और टाइम लगेगा? ये क्या क्या इसके अंदर आप लोग चेंजेस देख रहे हैं कि हमें करके इसको फाइनली मार्केट में लॉन्च करना है? अच्छा, टाइम थोड़ा सा इसके अंदर रिक्वायर्ड है क्योंकि ऑलमोस्ट 4-5 मॉडिफिकेशंस लाइन अप हुई हुई ठीक हैं। है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी क्योंकि हमने टारगेट किया हुआ है कि हमें 5 से 7 घंटे ऑलमोस्ट इसका टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो इसके अंदर एक इंसुलेटिंग लेयर की अभी नीड है जो कि हम लगाएंगे इसके अंदर, और वो टेम्परेचर मेंटेन कर पाएगा 5 से 7 घंटे तक। तो इसके हाँ बोले। इसके अलावा इसमें क्योंकि ऊपर वाला कंपार्टमेंट में एक लिमिटेड कैपेसिटी है, तो हम अभी इसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज़ करेंगे। मोरओवर इसके साथ जो हम कूलिंग एजेंट प्रोवाइड करेंगे उसके हमें एक स्टोरेज कंपार्टमेंट भी बनाना है ताकि अलग से हैंडलिंग ना करनी पड़े जो ठीक यूज़र है, मुझे ये बताइएगा कि इसके अंदर जब आप केमिकल पानी जो डालना है, एक तो वो जी। कहाँ से डलेगा, कहाँ से वेस्ट होगा, और सेकंड ये बताइएगा वफा कि आप जब केमिकल और पानी को डाल रहे हैं तो वो खुद रिएक्शन क्रिएट करेगा, या आपने जब डालेंगे तो वो रिएक्शन, जैसे कि आपने विनेगर और खाने का जो सोडा होता है जब आप डालते हैं तो फौरन रिएक्शन दिखाता है, HCl के अंदर आप लिथियम पेपर डालते हैं तो फौरन रिएक्शन दिखाता है, तो मुझे इसका बताएं कि रिएक्शन फौरन होगा? बिल्कुल बिल्कुल फ़ौरन रिएक्शन होगा। जैसे ही हम केमिकल के अंदर पानी ऐड करेंगे और थोड़ी सी इसके अंदर एजिटेशन रिक्वायर्ड होती है, उस एजिटेशन पे फ़ौरन टेम्परेचर डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो वो हार्मफुल स्किन के लिए तो नहीं है कि अगर वो बबलिंग करके आपके स्किन पर पड़ रहा है वो कोई भी एजेंट? वो असल में क्योंकि इस कंपार्टमेंट के अंदर मौजूद है और हम इसमें कैप भी पूरा इसमें क्लोज कर देंगे, टाइट, बिल्कुल टाइट है, इसके अंदर कोई लीकेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो ऐसा कुछ इम्कान भी नहीं है कि वो स्किन पे लगे या नुकसानदेह हो। ठीक है, और ड्रेन भी यहीं से होगा ये? जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब ड्रेन करने के बाद इसको पानी से धोना है या बस वैसे ही रख देना है? ये पानी से थोड़ा सा एक बार रिंस आउट करेंगे तो ये साफ़ हो जाएगा। साफ हो जाएगा। डॉक्टर साहब क्या कहते हैं कि मतलब जैसे कि रूरल इलाकों में लोग जाते हैं और उसमें फिर जब आप इन चीज़ों को कैरी ऑन करते हैं तो बेहतर रहता है ये? नहीं जी, देखें बहुत अच्छी चीज़ इन लोगों ने हाईलाइट की। देखें हमारे मुल्क में टेक्नोलॉजी तो बहुत आ चुकी है, लेकिन इस लेवल पे काम नहीं होता कि उससे पब्लिक के लिए कोई फ़ायदा हो ज़्यादा। अब जैसे इन्होंने ये कूल पॉट बनाया है, जो भी है इसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमारे वैक्सीनेटर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे अपने क्लिनिक पे वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पे वैक्सीनेशन होती है तो अपना एक बॉक्स नीला उसका डब्बा लाते हैं, बेचारे इतना बड़ा इतना बड़ा डब्बा उठा लेकर के। आते हैं, थर्मोपोल वगैरह होती है उसमें, और इसके अलावा कूल पैचेज रखे होते हैं बीच में। बट इट इज़ वंस इट इज़ इन्वेंटेड, सबसे बड़ा मसला है कि इसकी प्राइस एक मैटर करेगी, और फिर इसकी जो सेफ्टी प्रोफाइल होना चाहिए कि बहुत अच्छा, इसको आप फ्री ऑफ डेंजर यानी आप इसको कहीं भी क्रिएट लेके जा सकते हैं। 2-3 प्रिकॉशन होते हैं, आप लोग इसकी सेफ्टी प्रोफाइल बनाएं कि देखें इसको सबसे पहले कैरी करना एक बहुत बड़ा मसला। केमिकल्स हैं, इट्स वंस दे आर आउट इट इज़ वेरी डेंजरस। अब उसको डील करना, उसकी पूरा सेफ्टी प्रोफाइल होगा। पता नहीं इनके साथ कोई इंजीनियर कोऑपरेट कर रहा है या सिर्फ फार्मडी वाले ही बना रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन आप पूछ सकते हैं वैसे। हाँ, मतलब आपके साथ इसको कोई आप लोगों ने इंजीनियर project इंटेम्प्ट तैयार है? किया है तो इसके अंदर सबसे पहले सेफ्टी प्रोफाइल होना चाहिए कि हाउ डज इट कैरी, ये आपके साथ साथ रहेगा, जो भी लेके जाएगा उसकी पर्सनल सेफ्टी सबसे पहले ज़रूरी है। जी, हमने इसको ना डिफरेंट कंपार्टमेंट से यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हमने इसको ट्रैवलिंग के लिए भी आइसोलेटेड रखा है। नहीं, सेफ्टी प्रोफाइल आपने रखा जी, तो जी, है, जी। लेकिन हाउ डज यू देखिए, आप जब मोबाइल लेते हैं ना तो मोबाइल से हाँ। आपको पता है बटनों वाला भी जो है वो कैसे उसमें सिम डलेगी, कैसे वो यूज होगा, लेकिन इतनी मोटी उसके साथ ना गाइड बुक आती है, तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि इतनी मोटी कोई आपने गाइड बुक बनाई? आप इसको सेफ्टी इंशाल्लाह, प्रोफाइल देते हैं जी, कि आप जी। बिल्कुल किसी भी खतरे के बगैर कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी आपकी। जी, हम फ्यूचर में इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं कि हम इसकी सेफ्टी प्रोफाइल भी जनरेट करना, और इसको जितना सेफ्टी प्रोफाइल के साथ और जितना सेफ्टी के साथ पेशेंट तक या जो भी इसको इस्तेमाल करेगा उस तक पहुंचाने की पूरी भरपूर कोशिश असल करें। में इसमें हमने प्लान किया है कि एक QR कोड भी इनकॉर्पोरेट करेंगे जिसको स्कैन करके हमारे बारे में भी और प्रोडक्ट के बारे में भी पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। वन सजेशन फॉर यू दैट कि आपके इसलिए मटेरियल कौन सा यूज़ किया है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी और अच्छी क्वालिटी के मटेरियल से मैन्युफैक्चरिंग हो ताकि इसका सेफ्टी प्रोफाइल ज़्यादा हो। जो आप ये बना रहे हैं इट इज़ नॉट प्रॉपरली मेड आई थिंक, Yes, और yes, इसका जो prototype. प्लास्टिक है वो भी इतना ज़्यादा पायदार या कहना चाहिए नहीं ये ज़्यादा। प्रोटोटाइप है अभी, जी, जब अभी हाँ, तो prototype. मतलब फ्यूचर में जब आप इसको डिज़ाइन करेंगे तो सबसे पहले आप इसका जो मटेरियल है इट शुड बी, जैसे गैस सिलेंडर होते हैं उनको प्लास्टिक के आजकल फाइबर के भी आ गए, तो उसमें सेफ्टी प्रोफाइल की वजह से ये सब जी, होता है। Proper बिल्कुल जी, material use यहाँ पर फातिमा एंड वफा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें यमुना और नूर ज्वाइन इन करेंगी और इसी के साथ एक दफ़ा देखते रहिए मुस्कुराती सबाबत। जी शाना सर, वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ हम एक दफ़ा फिर रेहान भाई की तरफ जाएंगे। रेहान भाई, मुझे ये बताइएगा कि मुल्क की बदलती सूरत हाल की अगर हम बात करते हैं या हम बात ये करते हैं कि ज़िंदगी में हमें बहुत अच्छा करना है, ठीक है, उसके बेसिक पॉइंट्स क्या होता है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, अपना बेस्ट देने के लिए आपसे सवाल है कि हमें अगर अपना बेस्ट करना है तो रेहान भाई से बताएं, क्योंकि इनके तजर्बे से हमने बहुत कुछ सीखा। कुछ लोगों के मैसेजेस हैं जो कि मैं आपसे शेयर कर दूंगा। कौन कौन है? ज़िंदगी में हमेशा ईमानदारी के साथ, ज़बरदस्त। खुलूस के साथ और इंसाफ के साथ अगर हम
ज़िंदगी को ही नहीं बल्कि सियासी या मजहबी कोई भी प्लेटफार्म को लेके चलते हैं तो हमें इंशाल्लाह कामयाबी ज़रूर नसीब होगी। और अगर ईमानदारी नहीं है और वफादारी नहीं है तो फिर किसी भी रिश्ते का और किसी भी तंजीम का या किसी भी मजहबी मामलात का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे ही जबरदस्त रेहान भाई। और एक बात मैं आपको बोलूंगा कि आपकी बातों में ना लिखा हुआ है, कैसर भाई ने लिखा है कि इनकी बात में बड़ी ना जो है वो स्टेबिलिटी होती है। हम यमुना की तरफ आएंगे, यमुना और नूना में ज्वाइन किया, आपको पहले खुशामदीद कहेंगे। यमुना मुझे बताइएगा कि ये कौन इस्तेमाल कर सकता है आपका जो कूल पॉट है या पॉट है? जी, कूल पॉट हर वो इंसान इस्तेमाल कर सकता है जो हीट कंट्रोल मेडिकेशंस इस्तेमाल करता है, यानी वो अद्वियात जिनको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होता है। जैसे कि एक मेजर जो मार्केट है वो है डायबिटिक्स की, जो कि इंसुलिन इस्तेमाल करते हैं जिसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करना होता है। इसके अलावा गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस NGOs इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जो हेल्थ केयर के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। पेशावर में एम्स एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो कि डायबिटीज़ के लिए काम कर रहा है, इनका शुगर हॉस्पिटल है, ये डायबिटीज़ के लिए काम कर रहे हैं, तो ये भी अपनी फैसिलिटी पे इसको यूज़ कर सकते हैं और उन लोगों तक कूल पॉट की रसाई करवा सकते हैं जिन तक हम नहीं पहुंच सकते। ठीक है। अच्छा, आपने अभी अपने प्रोजेक्ट में UNSDGs का जिक्र किया, इससे कूल पॉट का क्या ताल्लुक है? UNSDGs तो पहले मैं आपको बता दूं ये क्या होता है। यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबिलिटी एंड डेवलपमेंट गोल्स होते हैं। ये ऐसे 17 हदफ हैं जो कि बेहतर सेहत, बेहतर एजुकेशन और बेहतर एनवायरनमेंट और माहौल की तरफ प्रायोरिटाइज करते हैं इस सबको। तो हमारा कूल पॉट इससे कैसे रिलेटेड है? कूल पॉट SDG 3, SDG 9, 12 और 13 को प्रायोरिटाइज करता है। हमारा जो कूल पॉट है वो बिजली इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो क्लाइमेट में वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा, वो फ़िज़ा में वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा जो इलेक्ट्रिसिटी से होता है। इसके अलावा जो है इसमें जो रिएक्शन यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं हो रही, कोई बैटरी यूज़ नहीं हो रही, एक कम्प्लीटली एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिससे कूलिंग और ठंडक प्रोवाइड हो रही है और अद्वियात को ठंडक मिल रही है। तो ये एक इनोवेटिव आइडिया है। अच्छा, लेकिन आपका जो रिएक्शन ऑफ केमिकल एंड पानी है, ठीक है, उसका बैड इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा दवाई पे? क्योंकि देखिए रिएक्शन तो इटसेल्फ रिएक्शन है, कहते हैं ना एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, तो इसी तरीके से किसी भी रिएक्शन का कोई ना कोई एक्शन तो होगा। जो रिएक्शन हो रहा है वो एक सेपरेट चेंबर के अंदर हो रहा है। जो वाइल का चेंबर है वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है, उसका रिएक्शन के चेंबर से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके बीच में एक छोटा सा सवाल मैं इनसे पूछूं। देखिए ये जो आइडिया है, यू हैव प्रोड्यूस दिस आइडिया और कॉपी दिस आइडिया, सबसे पहला सवाल ये। हाँ, ये नूर से सवाल था कि ये आइडिया आपको आया कैसे आया नूर? हाँ, ये सबसे जरूरी चीज़ है कि आपके जहन में ये आए, आपने कॉपी किया था, या यू आर द इन्वेंटर। जैसे पाकिस्तानी कॉपी करते बेसिकली हैं। हम सब लोगों ने आइडिया सबसे मल्टीपल पहले टाइम्स WHO के पोलियो एरेडिकेशन प्रोग्राम में इंडिपेंडेंट मॉनिटर्स की तरह काम किया है और उसी में हमने देखा था कि वहाँ पे जो खवातीन काम करती हैं, जो वर्कर्स काम करती हैं, वो अपने साथ एक बहुत बड़ा कैरियर यूज़ करती हैं वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। और वो जिन एरियाज़ में काम करती हैं वो स्लम एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे बिजली का बहुत ज़्यादा बहरान है, पानी का बहुत ज़्यादा मसला है। तो वहीं से हमने ये इंस्पिरेशन ली थी और वो उनके लिए बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं होता कि बहुत बड़ा सा बॉक्स होता है, वो सारा दिन ऑलमोस्ट 2 से 4 घंटे लगातार उसको घुमा रही होती हैं। अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे तस्दीक करता चलूं कि जब पोलियो वैक्सीनेशन होती है तो मेल पुलिस वाला बेचारा उसको कैरी करता है, फीमेल्स कैरी नहीं करते। यहाँ पर हम इनका भी जिक्र करेंगे कि हमारी जो पुलिस एहलकार हैं वो उसको कैरी करके वो लड़के जा रहे होते हैं, तो यहाँ पर उनकी भी बात जो है वो हम ज़हरे बहस लाएंगे कि वो बेचारे मदद करते हैं। डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पर मतलब बिल्कुल ही मर्दों का आना भी मना होता है, ऐसे भी एरियाज होते हैं, तो वहाँ वुमेन ही कैरी। कराची में ऐसा ज्यादातर एरिया नहीं है, सब जगह जा सकते हैं। वहीं से हमने इंस्पिरेशन हमने वहीं से ली थी, सो दैट यानी कि उनके लिए भी थोड़ा आसान हो। No, it's not a copy, it's an innovative idea. नहीं, मतलब How उसको is this जनरली करके ना उससे आइडिया लेते हैं। हम लोगों ने आइस वगैरह तो मतलब यूज नहीं की हुई ना, ये केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है। अच्छा, ये जो आपका जो पी पॉट आपने बनाया, इसका एम तो आपने मुझे बता दिया कि लोगों तक एक रसाई देनी है, कि जहाँ पर इवन दो कराची में भी की इलेक्ट्रिक ने बड़ा अच्छा काम किया हुआ है कि हर जगह पे बिजली बंद होती है, तो मुझे ये बताएं कि ये आम बंदे की पहुंच में होगा कि फ़र्ज़ करें अगर मैं इंसुलेशन का पेशेंट हूँ और मेरे घर में 6 से 8 घंटे लाइट नहीं है, तो
8 घंटे के बाद अगर फ्रिज चलता है तो वो ठंडक वो प्रोड्यूस नहीं करेगा जो एक एक्चुअल नीड होती है। तो क्या आम बंदे तक रसाई होगी? जी बिल्कुल, हमारा मेन गोल यही है कि हम हेल्थ केयर को हर आम इंसान, चाहे वो अर्बन में रह रहा हो चाहे वो रूरल में रह रहा हो, सबके लिए वो इजीली अवेलेबल हो, और स्पेशली जिन खवातीन का मैंने रिजल्ट आपका जिक्र किया था उसके लिए भी कन्वीनियंट हो। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि मैं एक चीज आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, दोज हु बिलोंग्स टू द 6 पीपल फ्रॉम फार्म डी फाइनल, कि आप लोग अगर इसकी कमांड अपने हाथ में रखेंगे ना तो आप लोग इसको सस्ता लोगों तक प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही है डॉक्टर साहब, जब आप किसी भी एसोसिएटेड कंपनी की तरफ जाते हैं फिर वो अपना मार्जिन रखती है, तो वो सेलर अपना मार्जिन रखता है, तो आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन लोगों से करनी है कि आप इस पेज पर आकर इस वेबसाइट के थ्रू या इस इंस्टा पेज के थ्रू हमसे ये चीज प्रोवाइड आपको कॉन्टेक्टली मिल सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू। और हम ज्वाइन करेंगे क्योंकि हम डॉक्टर तारिक की तरफ चलेंगे सवाल करने, मिसेस तारिक एंड उनकी बेटी हमें ज्वाइन करेंगी। तो बिल्कुल डॉक्टर तारिक आपकी तरफ आते, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। अच्छा जी, सवाल जो है मुझे ये बताइएगा कि ज़िंदगी में अगर हम बात करते हैं, ज़िंदगी की जो चीज़ वो है कि कोई भी चीज़ इनोवेटिव होती है तो हमें हौसला अफजाई करनी चाहिए, एक चीज़ तो ये है, लेकिन प्राइस पर कंट्रोल नहीं हो पाती। नहीं, देखें ये चीज़ तो मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाती है कि जब उस पर कॉस्ट देखी जाती है तो फिर प्राइस सेट होती है, लेकिन हमारे यहाँ नाजायज़ मुनाफाखोरी बहुत होती है। ऐसा है। अगर ये लोग स्टूडेंट्स हैं जो भी ये ग्रुप कर रहा है, इनको मेरे ख्याल बेहतर रहनुमाई की ज़रूरत है रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट कमर्शियल प्रोडक्शन, क्योंकि देखें कोई भी चीज़ जब कमर्शियल होती है तो उसके सारे एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं कि अगर ये इसको बड़े पैमाने में करेंगे तो आई थिंक दे कांट डू इट, उनसे नहीं हो सकता, इनको कोई ना कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि आइडिया बहुत ब्रिलियंट है। अब उसके पीछे आप उसको कमर्शियल पे कैसे बनाएंगे, केमिकल रिएक्शन कितना सेफ है और उसको हैंडलिंग और केयरिंग कितना महफूज है, ये पॉइंट सबसे ज़्यादा जरूरी है। मेरा तो ये है कि देखिए आपने केमिकल डाल दिया एक साइड से, एक साइड से पानी डाला, उसको शेकअप किया तो चले एक रिएक्शन हो गया रेहान भाई, लेकिन उसको जब ड्रेन करना है तो जब खोलेंगे तो वो थोड़ी सी के लिए बाकायदा ट्रेनिंग जरूरी होती है। देखें हमारे यहाँ पाकिस्तान में एजुकेशन वैसे भी नहीं है, आप अगर किसी वैक्सीनेटर को अभी भी आप ये दे देंगे और ये वर्किंग कंडीशन में वो ही कांट हैंडल इट, वो उसको नहीं कर सकता, क्योंकि प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग होगी। आई थिंक इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन इसके अंदर अभी बहुत काम करना बाकी है। ठीक है रेहान भाई, आपकी तरफ आते हैं, मुझे ये बताएं कि जब बच्चे इस तरीके से काम करके चाहे वो कहीं से आइडिया लेते हैं, उसको डेवलप करते हैं, तो हमें हौसला अफजाई तो करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कितनी आप फील करते हैं कि हुकूमती सतह पर इनको मदद मिलेगी? देखिए इंशाल्लाह अगर ये कोशिश करेंगे तो इनको हुकूमती सतह पे भी सपोर्ट मिलेगी, मगर इनकी अभी ज़रूरत है, ये खुद मतलब अभी ट्रेनिंग में है, इनको बहुत गाइड करना पड़ेगा जब जाकर ये प्रोजेक्ट इनका लॉन्च हो सकेगा, इसलिए कि अभी तक इन्होंने इसकी प्राइस तय नहीं की। अच्छा, जो प्राइस ये तय करना चाहते हैं, जैसे मैंने इनकी बातों से गुफ्तगू से अंदाज़ा किया तो ये 20-22-25 हज़ार रुपये की प्रोडक्ट होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि 20-25 हज़ार रुपये की प्रोडक्ट किसी गरीब आदमी का बस का काम नहीं है, तो यानी कि आप इसमें से 40% लोग निकाल दें तो यानी कि 60% लोग परचेज करेंगे इसको, तो फिर मतलब मैं ये समझता हूँ कि फिर इनके प्रोडक्ट कामयाब नहीं, इसको आपको निचले प्राइस पे लाना होगा और इसका क्वालिटी को स्टैंडर्ड को बिल्कुल बरकरार रखना होगा, तब जाके ये प्रोडक्ट आपकी कामयाब होगी। इसको सेकंड करते हैं, देखिए थोड़ा सा इसमें ये कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे अगर ये करते हैं तो ये बेस्ट है, अदरवाइज तो देखिए शुरू में ऐसा होता है, शुरू में अगर आपको लॉस भी होता है ना अगर इस प्रोडक्ट है तो आप हिम्मत ना हारें, आप इसको चलाएं और इंशाल्लाह जब ये मार्केट में चलने लगेगी तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। मगर आप अगर सोचते हैं कि मैं पहले ही 25 हज़ार रुपए का इसको तय करूं तो ये फिर आप कामयाब नहीं होंगे, ये फ्लॉप हो जाएगा आपका तजर्बा। बेशक, बिल्कुल नहीं। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी रेहान भाई कि हमें अगर आम पब्लिक तक इसकी रसाई देनी तो उसकी मार्केट प्राइस को करना। बिनते तारिक का नाम मुझे बताइए। अरीबा तारिक। अरीबा तारिक, अरीबा कैसी हैं? आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं ठीक। और मिसेस तारिक आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि अरीबा क्या करती हैं? मैं सेकेंड ईयर साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ। सेकेंड साइकोलॉजी पढ़नी है, मतलब बाबा बहुत ज्यादा दवाइयाँ देते थे तो आपने कहा अब तो मैंने नफ्सियात पढ़नी है, बस बहुत हो गया, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, या क्या ऐसा हुआ कि आपने साइकोलॉजी की तरफ रुख किया? अच्छा, पहले मेरा इंटरेस्ट था टुवर्ड्स मेडिकल एज वेल कि मैं MBBS की तरफ जाऊं, लेकिन घर में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं तो मैंने कहा कि एक डिफरेंट फील्ड में भी जा सकते हैं, और मुझे ब्रेन का शौक था ज़्यादा, ब्रेन पढ़ने का। तो ब्रेन पढ़ने के दो तरीके, या तो मैं MBBS की या तरफ तो आप ब्रेन पढ़ते कि कैसे बनेगा इसको बकरे का और उस तरह, या डिफरेंट होता है कि आप ये पढ़ते हैं। मुझे ये बताओ कि घर में जब नफ्सियात का डॉक्टर होता है, नफ्सियात पढ़ रहे होते हैं तो एक कोलन आता है, यार ये तो नफ्सियाती हो जाएगा, ये नफ्सियाती हो जाएगी, तो मुझे ये बताएगा कि देखने वालों के लिए आप एक सिंबल हो। मुझे ये बताओ कि
इट्स इजी या आप पढ़ते पढ़ते आप भी नफ्सियाती हो जाते हो? अच्छा, ये काफ़ी है कि कहते हैं कि जो खुद पढ़ रहे होते हैं तो उनको भी बहुत ज़्यादा होता है कि वो साइकोलॉजी पढ़ें तो साइको ही नहीं, लेकिन ऐसा है, ऐसा ये है कि आपको जब बहुत ज़्यादा डिटेल में पता चलना लग जाता है ना कि आपके माइंड में जो चीज़ हो रही है या आप जो बिहेवियर्स कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो उससे आपको मे बी ऐसा होता है कि इस पर इफेक्ट आ सके, लेकिन जब आपको पता चलता है कि यू कैन कंट्रोल इट, ऐसा नहीं है कि आपके जो बिहेवियर्स हैं वो या आपके जो माइंड में चीज़ चल रही है आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन होती है तो आपको पता चलता है कि नहीं, इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट इज़ इन योर कंट्रोल एज वेल, तो फिर वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प करती है कि आपको पीछे का आइडिया हो जाता है कि अगर कोई बिहेवियर कर रहा है या कोई एक्सपीरियंस है आपका तो वो क्यों है। ठीक है, आपसे सवाल ये है कि इन दोनों में से तंग ज्यादा कौन करता है? डॉक्टर तारिक तंग करते हैं या आपकी बेटी तंग है? सच सच बोलना आपने। डॉक्टर तारिक का भी आप नाम ले सकते हैं। डॉक्टर तारिक तंग करते हैं ना, ये लगते हैं मुझे ऐसे तंग करने वाले, क्या किस चीज पे बहुत करते हैं? इन अ सेंस बस ये कवर बहुत मुझे अच्छा लगता है कि मैं ना किसी कवर कर दिया। नहीं, मुझे लगता है मैं ना किसी वो जो है ना ब्रिगेडियर के साथ रह रही हूँ। अच्छा, ये वो है कि सुबह इतने बजे उठना इनकी टाइमिंग है क्योंकि फील्ड ऐसी है, तो उसके लिहाज से मुझे ना घड़ी को हर वक्त देखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो घड़ी की सुइयां चेंज कर दे, 1 घंटा पीछे दुबई के साथ ले जाए, जहाँ 8 बज रहे हैं वहाँ 7 बजेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी इनको। अच्छा, ये खाने पीने में कितना तंग करते हैं आपको? खाने पीने में ऐसा तंग नहीं करते, नहीं बस करते। स्पेसिफिक चीजें खानी है। और अक्सर कभी इन्होंने बोला कि आज बेगम चलो पैराडोल की चटनी बना के खाते हैं, कभी ऐसा किया उन्होंने? चटनी इनको बहुत पसंद है, मुझे लगता है अगर ये डॉक्टर ना हो तो चटनी अचार के कारोबार करते। अरे डॉक्टर तारिक, आपको अगर हम देसी भाभी का खाने पूछते पसंद है इनको हैं ज्यादा। तो कौन सी एक आदत बहुत अच्छी लगती है? एक तो वो कि आपकी बीवी है, ये तो पता है, इसके अलावा एक अच्छी आदत और सेकंड बुरी आदत जो आप ये कहते हैं कि ये मेरी बेगम में क्यों है? देखें, अच्छी बुरी दोनों ही पसंद है। नहीं, एक बताएं बताना। जो कुछ भी देखें, हम क्यों आप घर पे भी जाना अच्छा जी, ये नहीं, एक चीज होती है, देखिए हमारा जेंट्स के लिए मैं आपको कट कर रही हूँ, बताना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि उनका फोकस। अच्छा, एक गंदी आदत जो होती है ना जो जेंट्स में हम कॉमनली, एक टॉवल को बेड पर फेंक देना, बर्तन ना उठाना, ठीक है, खाने के बाद बिल्कुल यूं ढीले हो जाना, ये 3-4 गंदी आदतें हम मर्दों में होती हैं। ये रेहान भाई बेसिस बिल्ट इन होती है, ये बिल्ट इन होती है और उसका ना हर बंदे जनरेशन में अपग्रेड होकर हम नीचे आते हैं, तो वो चीज तो मैं मानता हूँ। अच्छा, चीजें इनमें है, लेकिन मैं अपने दोनों बेटों को बहुत समझाती हूँ कि नहीं बेटा आपने ऐसे नहीं करना। ऐसे करेंगे मतलब माशाल्लाह इटली चला गया, वो 1 साल वहां रह के आया, तो उसने तो घर आके छोटे भाई से कह रहे मम्मा की हेल्प करो। अच्छा, एक बात है, मैंने ये देखा कि आजकल डॉक्टर तारिक इस चीज से एग्री करेंगे कि जो आपको खातून मिली, आजकल की लड़कियां वैसी नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो जनरेशन थी, अब बहुत पुरानी जनरेशन नहीं थी, लेकिन जो जनरेशन थी ये निभाने वाली थी। अगर भूख है तो मियाँ को बोलती थी साथ चलेंगे ना काम हो जाएगा, आजकल कहती है तो तलाक दो या पैसा दो, दोनों में से कोई एक चीज होती है। ऐसा ही है, रेशो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। डॉक्टर तारिक, इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक दौर था कि हम अपने माँ बाप की इज्जत को लड़कियां भी और मर्द भी बिल्कुल उसको यूं बहुत प्रायोरिटी फर्स्ट ये भी रखते थे। अब आजकल दौर आ गया कि खुद पसंद किया, खुद ही शादी की और बाद में माँ बाप को कार्ड भेज दिया आपने आना है, तो ये दौर आ गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जैसे आपके बाबा अच्छा बोलते हैं वैसे आप भी अच्छा बोलती है, लेकिन आप में आपकी मामा बहुत रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इसी तरीके से आगे चलना है, इसी तरीके से आगे बढ़ना है। कितना सेमेस्टर रह गए अभी आपके? अभी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर है, 2 साल और हैं, फिर आगे 2 साल और हैं, तो चलें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बात कहना चाहूंगी, जो आप शादियों की बात कर रहे हो ना, हम पे ज्यादा असर हमारे माहौल में तब मोबाइल नहीं थे, इंफॉर्मेशन नहीं थी इतनी ज्यादा, तो हम लोग सिर्फ जो मदर्स ने बता दिया कि ये शादी होगी, यहाँ रहने और इसको फॉलो करना है, ये जो है ये ससुराल वाले इनको फॉलो करना है। अब बच्चों के पास इस कदर ज्यादा इंफॉर्मेशन है, एक कोई बता रहा होता है कि इस्लाम में है कि जी ससुराल वालों की खिदमत करना फर्ज नहीं है। अच्छा, उसको पिक कर लिया, बाकी चीजें छोड़ दी, सब चीजें छोड़ बाकी छोड़ दी। अच्छा, यहाँ पे वक्त खत्म हुआ। रिस्पेक्ट देनी है कि आपके वो शोहर के पेरेंट्स हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। शोहर अगर कमाने जाए तो चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप चारों ने मुझे ज्वाइन इन किया। और जाते जाते एक बात मैं भी कि मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था कि जब इम्तिहान का पर्चा जो ससुराल का है वो अगर मैके से सॉल्व हो तो घर नहीं बसते, तो उनको सॉल्व खुद करने दे। तमाम फॉर्म डी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। ब्रेक के बाद वकील साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मुस्कुराते स्वभावित। जी शाहनज़ है।